अब देखो बेटे इसमें कैसे करेंगे, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन ही लिखेंगे, है ना। 3 kq² नहीं होगा, इट विल बी 2 kq²। देखो कैसे, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन ऑन सिस्टम, है ना, पूरे सिस्टम पे ही लगाएगा। अच्छा, कोई ऐसे सोच सकता है कि सर ए और बी, मान लो बी और सी को फिक्स रखने के लिए तो आपने कुछ फोर्स लगा के रखा होगा, तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन ऑन सिस्टम कैसे लगेगा भाई। तो बेटे वो फोर्स जो बी और सी पे हम लगा के रख रहे हैं, वो फोर्स तो लगा रहे हैं, डेफिनेटली फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो फोर्स कोई वर्क तो नहीं कर रहा ना। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स हमने बी और सी पे लगाया है उसने कोई वर्क नहीं किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये साइड की लेंथ ए ए ए मान लीजिए। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 3 kq² ए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सबकी जीरो है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे तो देखो ए इन्फिनिटी पे पहुंच गया है, तो ए और बी के इंटरेक्शन की एनर्जी भी जीरो हो गई है, ए और सी के इंटरेक्शन की एनर्जी भी जीरो हो गई है, लेकिन बी और सी के इंटरेक्शन की एनर्जी अभी भी बची हुई है, तो दैट विल बी काउंटेड एज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ ए के पास ही आएगी, तो इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लिख देते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 kq² ए। ये बात समझ में आती है भाई सब लोगों को। ओके, अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे ऐसा कुछ कहा जाए कि ए बी सी तीन चार्जेस और उनमें से हमने क्या किया, ए डिस्टेंस पे एक दूसरे से अरेंज है, तो कीपिंग द चार्ज एट ए फिक्स, ए को फिक्स रखते हुए द चार्जेस एट बी एंड सी are released simultaneously. Then find their kinetic energies. When they reach infinity पर kinetic energy क्या होंगी ये हमें पता करना।
दोनों की कितनी कितनी आएगी, है ना। देखो तो इसमें क्या होगा, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन ऑन सिस्टम, तो लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज 3kq square by a. What is initial kinetic energy, it is 0. What is final potential energy? अब देखो a को फिक्स किया, b और c इंफिनिटी पे भाग गए, तो क्या हो गया, सबके बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट ही हो गया। बी और सी के बीच में भी इनफाइनाइट, ए और बी और सी सबके बीच में इनफाइनाइट, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 होगी। और एनर्जी किसके पास आई, बी और सी के पास ही आई, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है तो मान सकते हैं दोनों के पास बराबर बराबर आएगी, तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच का। तो हम लिख सकते हैं ये जो बी और सी दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 3kq स्क्वायर बाई, क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा देखो, एक बच्चा बोल रहा है सर पिछला सवाल दोबारा समझा दो। तो बेटे पिछले सवाल में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें समझने में, थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे तो मैं मतलब बेटर समझा पाऊंगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब हमने लिखा तो फाइनली देखो ए इंफिनिटी पे चला गया, अब फाइनली हमारे पास सिस्टम कैसा बचा, बी और सी ए डिस्टेंस पे है और ए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, तो ए और बी के इंटरेक्शन की 0, ए और सी के इंटरेक्शन की 0, बी और सी के इंटरेक्शन की KQ स्क्वायर बाई ए है ना, तो ऐसे फाइनल पोटेंशियल। क्या ये वाला अगला वाला क्वेश्चन समझ में आया भाई सबको, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? तो जो कंसेप्ट है वो क्या है, वी ऑलवेज अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन दिस एंटायर सिस्टम। अगर किसी एक को या किन्हीं दो को पकड़ के रखा हुआ है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, जो भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो उन पार्टिकल्स को मिल जाएगी जो कि चल रहे हैं। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा जैसे हाँ मान लो जैसे हमारे पास एक एक पॉलीगन है, पॉलीगन ऑफ 2021 साइड्स, अ रेगुलर पॉलीगन has
identical charges placed at its vertex. टू 2021 साइट्स का एक रेगुलर पॉलीगन है बेटा, है ना। और उसके सारे वर्टाइसेस पे आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं। अब क्या होता है, when one of the charge is released from rest, it acquires a kinetic energy E naught at infinity. Now, a charge adjacent to the previously released charge is also released. Is also released. Then find its find the kinetic energy of second charge at infinity. Find the kinetic energy of second charge at infinity. ठीक है, और each charge, each particle has charge q, and side length of polygon is a. क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई सबको?
देखो बेटा क्या होगा, इट विल नॉट बी ई नॉट। देखो अच्छा, देखो जैसे है ना, कई सारे चार्जेस, मान लो ये 8 ले लिया अपन। अब अच्छा, अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन कोई डिफरेंस नहीं करता कि मैं ए को पहले रिलीज करूं या बी को पहले रिलीज करूं। मान लो ए को मैंने रिलीज किया, तो इन्फिनिटी पर जाकर के इसकी एनर्जी ई नॉट हो जाती है, और ए को ना रिलीज करता और अगर सिर्फ बी को रिलीज करता तो इसकी भी ई नॉट हो जाती है ना। ठीक है, बेसिकली ए के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आई, जितनी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। और जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, जो एक ही बाकी 2020 चार्जेस के साथ इंटरेक्शन की एनर्जी थी, वो एनर्जी में लॉस हुआ, और वो एक ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कैसा बोल सकते हैं, है ना? जो एक ही बाकी के साथ इंटरेक्शन की एनर्जी थी, वो एनर्जी में लॉस हुआ। अब ए चला गया है इन्फिनिटी पर, ए अब इन्फिनिटी पे चला गया है। अब हम बी को रिलीज करेंगे, तो अब बी के पास, बी जब इन्फिनिटी पे आएगा तो बी का जब मैं बाकियों के साथ इंटरेक्शन होगा वो लॉस हो जाएगा। अब बी के पास इंटरेक्शन के लिए 2020 चार्जेस नहीं है, बी के पास इंटरेक्शन के लिए 2019 चार्जेस बचे। सिर्फ किसकी कमी है, एक बगल में रखे हुए चार्ज की कमी है, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन बी के लिए भी वैसा का वैसा ही है। तो बी के पास जो एनर्जी आएगी वो ए से थोड़ी सी कम आएगी। कितनी कम आएगी, जो एडजेसेंट चार्ज की वजह से एनर्जी होती, सिर्फ उतनी एनर्जी बी की ए से कम आएगी। तो हम इसका आंसर क्या ई नॉट माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए लिख सकते हैं। ई नॉट माइनस ओनली दिस वन, ई नॉट माइनस के क्यू स्क्वायर बाई इतना है। चार लोगों ने लिखा है सर, एक बार फिर से समझा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आ, अच्छा देखो, जैसे देखो नंबर ऑफ साइट्स तो कितने हैं वो मैटर ही नहीं कर रहा है, करता है एक्चुअली। आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। इसका आंसर 2021 2019 इन सब पे देखो, ये चार्जेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच।
या लेट्स से ऐसा कर देता हूं मैं इसको, एक दो तीन चार पाँच छः, अप टू यहाँ तक आते आते 2020, है ना। अब मान लो पहले, सबसे पहले हमने क्या किया, वन इज रिलीज। तो वन के पास जो अगर मैं ऐसे लिखूं, सिस्टम की कौन सी वाली एनर्जी चली गई, तो जब वन को मैंने रिलीज किया होगा, तो क्या टू और थ्री के इंटरेक्शन पे कुछ फर्क पड़ा होगा? टू और फोर, टू और फाइव, टू और सिक्स, टू सेवन, टू एट, मतलब टू के किसी भी चार्ज के साथ इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। जितना वन यहाँ पे था जब था, उतना ही जब इन्फिनिटी पे चला गया तब भी वही था। सिर्फ टू और वन के बीच के इंटरेक्शन पे फर्क पड़ा। तो कौन सी एनर्जी लॉस हुई? तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ, वो कितना हुआ, कौन सा वाला हुआ? जो वन और थ्री के इंटरेक्शन, जो वन और टू के इंटरेक्शन की थी, जो वन और थ्री के इंटरेक्शन की थी, जो वन और फोर के इंटरेक्शन की थी, जो वन और फाइव के इंटरेक्शन की थी, अप टू जो वन और 2021वें चार्ज के इंटरेक्शन की एनर्जी थी। इस एनर्जी में इतनी एनर्जी लॉस हुई, और यही एनर्जी वन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आई हो। जब टू को रिलीज करेंगे, व्हेन टू इज रिलीज्ड, तो और जब वो रिलीज करके इन्फिनिटी पे चला गया, तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आया होगा? देखो, बाकियों की आपस की इंटरेक्शन की एनर्जी में कोई लॉस नहीं आया होगा, बस टू की जिनके साथ इंटरेक्शन की एनर्जी थी उसमें लॉस आया होगा। तो टू की थ्री के साथ, टू की फोर के साथ, टू की फाइव के साथ, अप टू टू की ये 2021 वाले चार्ज के साथ, है ना। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में और इस पूरे एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? देखो, इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं? यहाँ पर थ्री से चालू हो रहा है और 2021 तक जा रहा है, और इसमें कितनी टर्म्स आ रही थी? दो से चालू हो रहा था और 2021 तक आ रहा था। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वर 2020, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर 2019, राइट। एक टर्म कम है। कौन सी वाली टर्म कम है? जो ये वाली इंटरेक्शन वाली टर्म है, इसी का डिफरेंस है दोनों, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी सेकंड वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और ये जो पूरा LHS में लिखा हुआ है, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ ई नॉट में से KQ² बाई ए सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये दूसरे वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात समझ में आती है? ओके।
इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? अरे यार, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने। हम्म। मुश्किल है यार थोड़ा सा। वैसे अच्छा सवाल है ना? ठीक है, ट्राई करके बताते हैं तुमको, तुम लोग भी ट्राई करना है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? तो कर तो सकते हैं, थोड़ी मैथ्स लगेगी, सीरीज भी बनेगी, है ना। जहां तक मेरे को लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की सीरीज बनेगी। साइन थीटा, साइन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, उस तरह की कुछ सीरीज बनेगी। अच्छा देखो, तुम ऐसे समझो कि एक एक जनरल तरीका बताता हूँ। हाँ, नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जब ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ साइट्स 2022 ले लेंगे। बिल्कुल सही बात। देखो देखो, पोटेंशियल, हाउ टू राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिमेट्रिक सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। एन चार्जेस का एक सिमेट्रिक सिस्टम है और ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिमेट्रिक सिस्टम ऑफ एन चार्जेस मतलब क्या है कि हर चार्ज की बाकी के साथ इंटरेक्शन की एनर्जी एक जैसी आई, उस सिस्टम को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक सिस्टम। जैसे मान लो इफ आई हैव एन चार्जेस, तो अ सिस्टम इज सेड टू बी सिमेट्रिक if potential energy of 1 due to 2 plus potential energy of 1 due to 3 plus potential energy of 1 due to 4 up to potential energy of 1 due to n is same as potential energy of 2 due to 1 plus potential energy of 2 due to 3 plus potential energy of 2 due to 4 up to potential energy of 2 due to n। ये ऐसा हर चार्ज के लिए सेम आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो सिस्टम कैसा है? सिमेट्रिक सिस्टम। ऐसे सिस्टम को कहेंगे सिमेट्रिक सिस्टम। अब ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का क्या तरीका होता है? देखो देखो, इस ऐसे में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम will have how many different terms? n into n minus 1 by 2 डिफरेंट टर्म्स उसमें आएंगे। वो हमने NC2 के मेथड से कैलकुलेट किया। ठीक है, NC2 n into n minus 1 by 2 डिफरेंट टर्म्स उसमें आएंगे। अब देखो, ऐसे सारी की सारी टर्म्स को आइडेंटिफाई तो हम कर तो सकते हैं। हम क्या करें, मान लो कि U1 एक टर्म डिफाइन करते हैं। हालांकि U1 का मतलब क्या है? जो चार्ज 1 है उसकी बाकी सारे चार्जेस के साथ इंटरेक्शन की एनर्जी, इसको बोलते हैं U1। U1 क्या है बेटे?
चार्ज 1 की बाकी चार्जेस के साथ इंटरेक्शन की एनर्जी, तो ये हो जाएगी U12 प्लस U13 प्लस U14 अप टू U1n। अच्छा, इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस RHS? n-1 है ना, n-1 टर्म्स हैं। n नहीं है भाई, वन वन थोड़ी है। यू मतलब वन की जब एनर्जी लिख रहा हूं तो वन के अलावा बाकी सबके साथ लिखूंगा ना, तो n-1 टर्म्स। अच्छा, उसी तरह से U2 लिखेंगे तो उसमें कितनी टर्म्स आएंगी? फिर 2 की 1 की वजह से, प्लस 2 की 3 की वजह से, प्लस 2 की 4 की वजह से, अप टू 2 की n की वजह से। इसमें कितनी टर्म्स आएंगी बेटे इस एक्सप्रेशन में, सेकंड वाले में? अगेन देयर विल बी n-1 टर्म्स। इस तरह से हम सारे चार्जेस की लिखते जाएं। nth चार्ज की जब बारी आएगी तो UN1, UN2, UN3 अप टू UN-1। इसमें भी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी? इसमें भी n-1 टर्म्स आएंगी। अच्छा, इन सबको ऐड कर दो आप, सबको ऐड कर दो। तो LHS में अपने पास आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। और RHS में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी? हाँ बिल्कुल सही बात है। RHS में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n इंटू n-1, है ना। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का एक्सप्रेशन होगा उसमें तो n इंटू n-1/2 टर्म्स ही आनी चाहिए। भाई ये n इंटू n-1 कैसे आया? n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स, ये कितनी बार आई? 1 2 3 अप टू n बार। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n इंटू n-1। क्या इस RHS में जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोल सकते हैं क्या? हर टर्म 2 बार गिन ली गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम नहीं लिख सकते। RHS में जो लिखा हुआ है उसमें क्या हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में जो टर्म्स आनी चाहिए उसके कंपैरिजन में RHS में हर टर्म 2 बार काउंट हो गई है। U1n भी आ गया है, UN1 भी आ गया है, U12 भी आ गया है, U21 भी आ गया है ना, U13, ये हर टर्म 2 2 बार आ गई है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को कि U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN, LHS में ये लिखा हुआ है, RHS में जो लिखा हुआ है वो 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखा हुआ है, वो 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखा हुआ है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना आ जाएगा बेटे? वो इस पूरे को n से डिवाइड कर दें ऐसा आ जाएगा, U1 प्लस U2, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें ऐसा। अच्छा, एंड फॉर ए सिमेट्रिक सिस्टम, ये U1 U2 U3 ये सब बराबर होने चाहिए, उसी सिस्टम को सिमेट्रिक कहा था। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी आ जाएगी? किसी भी एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इंटू n डिवाइडेड बाय, ये ऐसा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बस किसी भी एक की बाकी सबके साथ इंटरेक्शन की एनर्जी लिख दो
और क्योंकि ये सारी टर्म बराबर हैं तो ये ऐड होकर के NU1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा NU1 डिवाइडेड बाय, क्या ये बात समझ में आती है भाई सब? हाँ मतलब देखो, इट में लुक ऑब्वियस है ना टू सम, और किसी को लग सकता है कि अरे नहीं उतना ऑब्वियस तो नहीं था। इसको जाहिर सी बात, अपन डायरेक्टली भी सोच सकते थे। कैसे डायरेक्टली सोच सकते थे कि यार ऐसे जब आप अलग अलग की एनर्जी लिखोगे तो क्या होगा, एक की बाकी के साथ इंटरेक्शन की एनर्जी लिखेंगे तो सबकी ऐसे अलग अलग लिख करके ऐड करेंगे तो हर टर्म 2 बार आ जाएगी। तो आपको टोटल क्या लिखना है, N × U1 को 2 से डिवाइड कर देना बेसिकली, है ना। लेकिन इस तरह से करते हैं तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये N/2 × U1 ये कैसे आया। सबको क्लियर है भाई, आगे चलें। लास्ट पेज देखना है, लास्ट पेज देखना है। हाउ टू फाइंड U1, हाँ वो मैं बताता हूँ। देखो U1 फाइंड करना रिलेटिवली सबके इंटरेक्शन को, मतलब पूरी NC2 टर्म्स पता करनी पड़े आपको, उससे थोड़ा सा आसान होता है कि U1 पता कर दो। देखो कैसा भी देखेंगे अपन, विल टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स, है ना। हाँ एक मिनट एक मिनट, ये वाला पेज लिख लिया भाई सब लोगों ने? ओके, देखो ये रहा आपका अगला पेज।
हो गया भाई, ये वाला पेज भी नोट कर लिया। देखो अब क्या है, जैसे मान लो कि हमसे कहा जाए कि पिछले सवाल की बात करते हैं, हमने हेक्सागन वाला एक क्वेश्चन किया था। सब वर्टेक्स पे बराबर बराबर चार्जेस रखे हुए हैं और ये एक रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाँ, देखो एक तो तरीका ये था कि हम, जैसे पिछली क्लास में अपन ने किया था भाई, 15 टर्म्स के बारे में अपन टेंशन ले रहे थे। हम कह रहे थे भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 6 C2 15 आएंगी। सारे टाइप ऑफ इंटरेक्शन अपन ने सोचे और फिर उनको सॉल्व किया। अब क्या है, मैं लिखता हूँ कि यार ये सिमेट्रिक सिस्टम है, तो इट इज जस्ट n/2 यानी 6/2 मल्टीप्लाइड बाई एक चार्ज की बाकी सबके साथ इंटरेक्शन की एनर्जी। अब जब U1 अपन लिखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हमें 15 टर्म्स नहीं लिखनी है। U1 में आई नीड टू जस्ट वरी अबाउट 5 टर्म्स। ठीक है, और वो 5 टर्म कौन कौन सी है वो अपने को पता है। कौन सी है वो 5 टर्म्स? तो ये 6/2 तो 3 आ जाएगा। और U1 कैसे लिखेंगे? Q की, इसके साथ इंटरेक्शन की एनर्जी, तो और इसके साथ इंटरेक्शन की एनर्जी, तो KQ² बाई A प्लस KQ² बाई A। तो 2 KQ² बाई A। 5 में से 2 टर्म तो ये हो गई। अब इस वाले Q की, इसके साथ इंटरेक्शन की एनर्जी और इसके साथ इंटरेक्शन की एनर्जी, तो इन दोनों से डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस हमने पता लगाया था, √3a आती। तो 2 टर्म्स √3a वाली आ जाएंगी। तो 2 टाइम्स KQ² बाई √3, और एक टर्म कौन सी आएगी इसकी, वो ये आ जाए। तो KQ²बाई 2a। 2 टर्म, 2 टर्म, एक टर्म, 5 टर्म ये हो गई। और 5 × 3 कर दो तो टोटल 15 टर्म्स आपके पास ऐसे आ जाती हैं। तो दिस बिकम्स फेयरली इजी। उतना ज्यादा लोड हमको नहीं लेना पड़ता है। इफ यू रिमेम्बर, लास्ट क्लास में हमको इसके बारे में काफी सोचना पड़ा। क्या ये बात समझ में आई भाई सबको? अच्छा, उसी तरह से मान लो आपके पास क्या है, एक क्यूब है। क्यूब की वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं। ए साइड लेंथ का क्यूब है और मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखना।
तो पहले तो देख लो क्या ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हाँ सिमेट्रिक सिस्टम तो है ही सही। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, 8/2, कितने चार्जेस हैं, 4 और 4 8, तो 8/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज। अब जब एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो उसमें कितनी टर्म्स आएंगी, उसमें टर्म्स आएंगी 7, क्योंकि एक का बाकी 7 के साथ इंटरेक्शन लिखना पड़ेगा। अब 7 में से देखो ये जो 3 हैं, ये 3 तो बिल्कुल इसके पड़ोस वाले आदमी, ठीक है, तो 3 kq² बाई a हो गए। और बाकी 3 जो हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 फेस डायगोनल पे, तो वो हो जाएंगे 3 kq² बाई √2a। और एक वो सबसे दूर वाला, सबसे दूर का रिश्तेदार, वो √3a डिस्टेंस पर, तो वो कितना हो जाएगा, kq² बाई √3। तो 3 और 3 6 और एक 7, 7 × 4 28 टर्म्स हो गई, है ना। 8c2 क्या होता है, 8c2 28 ही होता है, 8 × 7/2। ये समझा भाई सब लोग। ओके तो ऐसे अपन एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम्स हैविंग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो एक हमारे पास है हॉलो स्फेयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज ऑफ रेडियस R एंड चार्ज। अब देखो ये भी तो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ऐसा मान सकते हैं अपन, सबके सब सरफेस पे हैं, तो क्या वो एक दूसरे पर कुछ रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं,
फोर्स लगा रहा है, तो उनकी आपस की इंटरेक्शन की एनर्जी होगी, है ना। वो जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, इस हॉलो स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, इसके खुद के चार्ज की वजह से। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को कई जगहों पर सेल्फ एनर्जी भी कहा जाता है ना। इनफैक्ट काफी पॉपुलर टर्म है, क्या होते हैं इसको कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल्फ स्फीयर। ठीक है, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस आइसोलेटेड hollow sphere is also called as itself। हालांकि कभी भी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस के वर्क की वजह से ही होती है। कभी भी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल वर्क की वजह से ही होती है ना। इंटरनल फोर्सेस के वर्क की वजह से होती है, तो वो सिस्टम की एनर्जी उसके खुद के चार्जेस की वजह से ही होती है। लेकिन यहाँ यहाँ पर ज्यादा इसको पॉपुलरली सेल्फ एनर्जी कहा जाता है। कई लोगों को लगता है अरे यार ये स्फेयर है और इसका खुद का चार्ज है, और खुद के चार्ज की वजह से खुद ही की एनर्जी निकाल रहे हैं, है ना। बट दैट इज द केस ऑलवेज, राइट। जैसे कि जब हमने यहाँ पर क्यूब की एनर्जी लिखी थी तो वो क्या थी, इस क्यूब की एनर्जी थी इसके खुद के चार्ज की वजह से ही थी, तो वो भी एक तरीके से सेल्फ एनर्जी है। हेक्सागन की एनर्जी लिख रहे हैं इसके खुद के चार्ज की वजह से ही तो लिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, ये अपने को अलग अलग नजर आ रहा है ना चार्जेस, इसलिए थोड़ा अटपटा नहीं लगता। यहाँ पर क्या है, लोगों को अटपटा लगता है कि अरे यार ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके खुद के चार्ज की वजह से इसी की एनर्जी लिख रहे हो, है ना। तो लोगों ने कहा कि इसको हम एक नाम दे देते हैं सेल्फ एनर्जी। बाकी है कुछ नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ही है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज स्फेरिकल सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको सेल्फ एनर्जी कह के कोई हमसे पूछ ले तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। वो अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। अब नाउ हाउ टू राइट दिस, ये एक बात हो सकती है, इसको लिखें कैसे। तो देखो, कभी भी किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का लिखने का तरीका क्या होता है कि रेफरेंस पोजीशन से उस पर्टिकुलर पोजीशन तक एक सिस्टम को लाने में जो वर्क करना पड़ता है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होती इसकी, जब ये पूरा का पूरा चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हुआ होता, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, तब हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना। तो अभी आर रेडियस पे रखे होने पर पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम कहेंगे, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर पोजीशन तक लाने में जो वर्क करना पड़ा है एक्सटर्नल एजेंट को, और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली इसकी अभी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखो, इसका चार्ज हमेशा सरफेस पे ही है। आप इमेजिन करो कि एक अपने पास स्फेयर है और उस पर जीरो चार्ज, उस पर कितना चार्ज है, जीरो। और अब मैं क्या कर रहा हूं, एक dq अमाउंट ऑफ चार्ज को, dq अमाउंट ऑफ चार्ज को ला करके इसकी सरफेस पे जमा रहा हूं। तो जब इसके पास चार्ज जीरो होगा
तो जो पहला डी क्यू चार्ज मैं इन्फिनिटी से लेकर के आके इसके सरफेस पे जमाऊंगा, तो उसको लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? जो वर्क मुझे करना पड़ेगा दैट वर्क विल बी जीरो। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद इस स्फेयर के पास कुछ डी क्यू चार्ज आ गया। ठीक है। अब जब मैं दोबारा एक और डी क्यू चार्ज ला करके इसकी सरफेस पे रखूंगा, तो अब की बार मेरा वर्क जीरो नहीं आएगा। अब की बार वर्क जीरो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब मुझे इस वाले डी क्यू चार्ज को जो लाना पड़ रहा है, वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक रिपल्शन के अगेंस्ट लाना पड़ रहा है। पहले तो इसके पास चार्ज जीरो था, तो ये उस पहले वाले डी क्यू को कुछ रिपेल नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब फर्दर मैं इसके चार्ज को डी क्यू अमाउंट से बढ़ाऊंगा, तो अब मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसको DW1 नाम देते हैं। फिर जब तीसरी बार जब मैं DQ लाऊंगा, तो वो जो वर्क मुझे करना पड़ेगा वो इस वाले DW से भी ज्यादा होगा। तो टोटल वर्क डन को क्या हम इस प्रकार से DW1, DW2, DW3 के एडिशन से कैलकुलेट कर सकते हैं? अब आप ये मानो कि हम एक कोई जनरल बीच वाली टर्म लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना? बीच वाली टर्म कैसे लिखेंगे, देखो अगले पेज पे बताते हैं। कि मान लो हम ऐसे डीक्यू 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 चार्ज लाते गए, और डीक्यू 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 चार्ज लाते लाते ऐसा हो गया कि किसी समय इसके पास क्यू चार्ज हो गया। अब मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से डीक्यू चार्ज लाया और इस पर जमाया, ताकि इसके पास कितना चार्ज हो गया? अब इसके पास चार्ज हो गया क्यू प्लस डी क्यू चार्ज इसके पास। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा DW, वो कितना करना पड़ेगा? क्या उस वर्क को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है, इस चार्ज की बाकियों के साथ इंटरेक्शन की एनर्जी में जो चेंज आया, वही एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि बाकी जो क्यू पहले से था उसको तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, बस इसी को ला करके अब रख रहा हूँ। अब इसकी बाकी के स्फेयर के साथ एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन कैसे लिखेंगे? इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इसको सरफेस पे ला करके ही जमाया है मैंने, तो सरफेस का पोटेंशियल इस क्यू चार्ज की वजह से, तो वो हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये DW वर्क आया। ये वर्क क्या है? क्यू चार्ज ऑलरेडी होने पर चार्ज को क्यू से क्यू प्लस बी क्यू बनाने में जो वर्क किया है वो ये आया। ठीक है। इस स्मॉल क्यू की वैल्यू को जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक वेरी कर दें और ऐड कर दें इन सारी टर्म्स को, तो टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हमारे पास? इसको जीरो से कैपिटल, देखो जब आप जीरो रखोगे तो के जीरो बाई आर इंटू डी क्यू, मतलब वो जो पहला DW1 जो जीरो मिल रहा था वो आ जाएगा। फिर थोड़ा बढ़ाओगे, फिर थोड़ा बढ़ाओगे, ऐसे करते करते कैपिटल क्यू तक लाओगे, तो टोटल वर्क मिल जाएगा। ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा बच्चों? के बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू फ्रॉम जीरो टू कैपिटल क्यू। तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई टू। ये टोटल वर्क करना पड़ा हमें इसको जीरो चार्ज से कैपिटल क्यू चार्ज तक पहुंचाने में, या इसके कैपिटल क्यू चार्ज जो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से ये आर रेडियस पे इसको अरेंज करने में इतना वर्क करना पड़ा। ये जो वर्क है ये क्या हो जाएगा? इसकी सेल्फ एनर्जी, या इस स्फेयर की खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको?
समझा सबको? वेरी गुड। जीरो पॉइंट फाइव के प्रीवियस पेज देखना है। 0.5 अभी दिखा दे, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये क्या होती है? इस शेल की, हमें इस हॉलो स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। देखो प्रीवियस पेज देख लो। ओके बच्चों, हाँ बच्चों नोट कर लिया ये? ओके। देखो इस एनर्जी का काम कब आता है ना? अ, अभी हम देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ तुमको। इस एनर्जी का काम कब आता है उसको उसको समझो पहले। जैसे मान लो आप, हम इस तरह का क्वेश्चन पूछें कि एक स्फेयर है, इसका चार्ज कैपिटल क्यू है, रेडियस है कैपिटल आर, है ना? और हमसे कहा जाए कि कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स calculate work done by external force in slowly compressing the charge of the sphere to the radius r by calculate work done by external force and slowly compressing the charge of the sphere to radius r by, ये कैलकुलेट करना।
तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, कुछ लोगों का ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। करेक्ट आंसर है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को कैसे लिखेंगे? व्हेन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू फाइनल रेडियस, दैट इज r बाई 2। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ऐसा। देखो, पॉजिटिव ही आना चाहिए था वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कुछ लोगों ने आंसर नेगेटिव दे दिया। नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि क्या है बेटे, इसको, ये खुद का चार्ज तो एक जैसा है ना, ये तो रिपेल ही कर रहा है, राइट? तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा, तब जा करके तब जा करके क्या होगा? ये अंदर जा पाएगा। तो वी विल हैव टू डू पॉजिटिव वर्क, राइट? अंदर ही फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, और अंदर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसका तो वर्क पॉजिटिव ही आना चाहिए, है ना? योर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे तो अपने आप पॉजिटिव ही आएगा, है ना? अब देखो, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर, पोटेंशियल जो हमने पहले लिखा था और इसमें डिफरेंस क्या था? देखो, पोटेंशियल क्या था बेटे? पोटेंशियल था कि ये स्फेयर की वजह से, मान लो मैंने पोटेंशियल लिखा था, बाहर यहाँ वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखा था कितना? के क्यू बाई आर। या इस सरफेस का पोटेंशियल लिखा था के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये क्या था सर? बेटे, ये क्या था? के क्यू बाई स्मॉल आर क्या था? इस हॉलो स्फेयर को एज इट इज रखा हुआ है,
और एक 1 कूलम चार्ज को जब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाऊंगा तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा स्लोली लाने में, वो था के क्यू बाई स्मॉल आर। एक कूलम चार्ज को इस स्फेयर की प्रेजेंस में लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसमें हम ये मानते हैं कि ये स्फेयर तो हमेशा से यहीं पे है, उस एक कूलम चार्ज को इस पूरे स्फेयर की फील्ड में लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है वो क्या कैलकुलेट किया है, यहाँ पर जो ये के क्यू बाई कैपिटल आर क्या है, अगेन +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इसकी सरफेस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा व्हेन दिस कैपिटल क्यू चार्ज वाज ऑलरेडी देयर, वो था पोटेंशियल, राइट। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हमने कैलकुलेट करी है उसमें क्या माना है कि ये क्यू भी पूरा डिसमेंटल्ड स्टेट में था, अलग थलग इन्फिनिटी में पड़ा हुआ था, एक एक करके चार्ज को लाया और सरफेस पे जमाया, उसमें लाने में कितना वर्क करना पड़ा है टोटल, वो के क्यू स्क्वायर बाई 2r है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, किसने पूछा था भाई पोटेंशियल क्या था और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसको समझ में आ गया, ओके। अच्छा देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस और पेंडिंग पड़े हुए हैं, पहले अपन उनको ले लेते हैं। शुड वी रिमेंबर सेल्फ एनर्जी ऑफ ऑल कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और कैन बी डिराइव इट क्विकली, नहीं क्विकली नहीं डिराइव कर पाओगे बेटे, है ना, और सबकी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर की याद रखने की जरूरत है, हॉलो स्फेयर की तो अभी बता दी, सॉलिड स्फेयर की भी अभी बता देंगे। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल दैट वी फाउंड, ये तो मैंने ले ही लिया, ये हो गया, ओके। तो आई थिंक ये सर है, ठीक है। सर वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव तब होगा जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि इसको ये एक्सपैंड हो रहा है, स्लोली एक्सपैंड करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक्सपैंड तो ये खुद ही हो जाएगा इसके खुद के चार्ज की वजह से। अब अगर स्लोली एक्सपैंड करवाना है तो एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर दबा के रखना पड़ेगा और इसको धीरे धीरे एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ये जाएगा बाहर, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा अंदर, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क उस केस में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अभी अभी क्या है, दूसरे बैच के बच्चे आ गए हैं, तो जो अभी वाले बच्चे हैं पीसीपी ईपीसीपी वाले बच्चे, उनका लेक्चर अभी खत्म होता है, बाकी इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नाउ आई हैव टू स्टार्ट लेक्चर ऑफ अदर बैच, ओके। तो आई विल क्लोज दिस सेशन, पहले एक बार मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा एंड देन आई विल रीस्टार्ट, ठीक है।